वेलकम बैक वंस अगेन टू जुडिशियस। हम अब आगे प्रोसीड करते हैं हमारा बिजनेस लॉ का डिस्कशन। आज का टॉपिक है अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। ये इसके बारे में आपको सारा जो प्रोविजंस हैं दे आर मेंशन्ड अंडर द सेक्शन 124 एंड 125 of the ICA, that is Indian Contract Act 1872. So let's start. So इसको समझने के लिए एक वर्ड का अगर आपको मीनिंग क्लियर हो गया तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा। यहां पर जिस वर्ड की हम बात कर रहे हैं दैट इज टू इंडेमनीफाई। इंडेमनीफाई करने का मतलब होता है टू मेक गुड द लॉस। इतना आपको याद रखना है, टू मेक गुड द लॉस। अब सोचेंगे कि हाउ कैन अ लॉस बी मेड गुड। बहुत सिंपल सा फंडा है, अ लॉस कैन बी मेड गुड बाय प्रोटेक्टिंग द अदर पार्टी अगेंस्ट द लॉस। और वो कैसे होगा? बाय कॉम्पनसेटिंग that party who has suffered any kind of loss. Compensation either in monetary terms, right? तो जो उसका नुकसान हुआ उसको आपने उसकी भरपाई कर दी, उसको बोलेंगे टू इंडेमनीफाई। बस इतना सा फंडा है इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का। मूविंग ऑन। एग्जाम्पल लेकर इसको आगे समझते हैं। सपोज दिस इज अ कार ओनर, एक गाड़ी के ये ओनर हैं और जनरली हम लोग भी क्या करते हैं, अपनी कार को इंश्योर्ड कराते हैं जनरल इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू, और बदले में एक एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम कार ओनर की तरफ से पे किया जाता है इंश्योरेंस कंपनी को। किस चीज के लिए करते हैं? ये प्रीमियम पे करते हैं ताकि इंश्योरेंस कंपनी ये प्रॉमिस करती है कि अगर कोई लॉस होता है उस गाड़ी को, उसको ये इंश्योरेंस कंपनी कवर करेगी। नाउ दिस लॉस टू दिस व्हीकल कैन आइदर बी इन द फॉर्म ऑफ एन एक्सीडेंट और थेफ्ट एज वेल। ठीक है कि इन दोनों सूरतों को, इन दोनों कंडीशंस को कवर कर लिया इंश्योरेंस कंपनी ने। तो इंश्योरेंस कंपनी को टर्मिनोलॉजी के थ्रू यहां पर बोला जाएगा इंडेमनीफायर या फिर प्रॉमिसर। इंडेमनीफायर इसलिए क्योंकि इन्होंने प्रॉमिस करा है कार ओनर को कि वो उसके लॉस को इंडेमनीफाई करेंगे। कार ओनर को बोला जाएगा इंडेमनीफाइड या फिर इंडेमनिटी होल्डर या प्रॉमिसी। प्रॉमिसर और प्रॉमिसी ये जनरल टर्म्स हैं, जनरल टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट में हमने इनको पढ़ा समझा। बट व्हेन यू आर अटेंडिंग अ पेपर, a university examination, and the question is asked about contract of indemnity, then it is mandatory that you use this particular terminology, that is indemnifier or indemnified or indemnity holder. Simply promisor promisee लिखने से it will not be sufficient. अब इस एग्जाम्पल के बाद हम ये डिस्कशन पे आते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी की लायबिलिटी कब अराइज होगी। बहुत सिंपल है, इंश्योरेंस कंपनी की लायबिलिटी तब अराइज होगी जब लॉस जो है ना इंडेमनीफाइड का वो एब्सोल्यूट हो जाए, मतलब कंफर्म हो जाए कि गाड़ी या तो एक्सीडेंट हो गया, ये कंफर्म है, या फिर चोरी हो चुकी है। ठीक है, तो टेक्निकली अगर हम बात करें, इन ऐसे कुछ इवेंट के होने पर ही इंश्योरेंस वाले क्लेम देंगे। अब क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी किसी इवेंट के ऊपर बेस्ड है, तो आई होप आपने प्रीवियस वीडियो में कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से समझा होगा। वहां पर साफ साफ बताया गया था, कंटिंजेंट का मतलब है डिपेंडेंट। तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट थे जो किसी इवेंट के होने या ना होने पर डिपेंडेंट है। तो आई होप आपको एक, अगर दिमाग पे जोर डालें तो आप एक रिलेशन बना पा रहे होंगे
इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट यानी इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट और कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के बीच। बहुत सिंपल है, ये भी लॉस होने पर ही आगे बढ़ेंगे, क्लेम तभी मिलेगा जब एक्सीडेंट या थेफ्ट हो। सिमिलरली कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट भी किसी इवेंट के होने पर आगे मूव करते हैं। दैट मीन्स दैट द नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज दैट ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। एग्जाम्पल नंबर 1 में एक चीज हमने और देखी, वहां पर हमने जनरल इंश्योरेंस कंपनी की हमने बात करी थी, तो यानी कि जनरल इंश्योरेंस इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, ये टिक आ गया यहाँ पर, बिल्कुल सही बात है। नाउ व्हाट अबाउट लाइफ इंश्योरेंस, इट इज ऑल्सो अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी? द आंसर इज नो, फॉर अ सिंपल रीजन दैट अ लॉस ऑफ लाइफ कैन नॉट बी मेड गुड। अगर किसी की डेथ हो जाती है तो आप सिर्फ उसके फैमिली को मॉनेटरी कंपनसेशन दे सकते हैं, बट कैन यू ब्रिंग बैक द डेड? द आंसर इज ऑब्वियसली नो। सेकेंड एग्जाम्पल, बिफोर वी मूव ऑन टू द डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, ये एग्जाम्पल है एक शेयर होल्डर या फिर एक जिसको हम इन्वेस्टर भी बोलते हैं। उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है कुछ सर्टेन सम ऑफ मनी इन दिस कंपनी, एबीसी कंपनी, और इस इन्वेस्टर को उस कंपनी की तरफ से डिविडेंड मिलता है। किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ अ डिविडेंड वारंट containing all these details like number of shares, amount of dividend, rate at which dividend is given, name of company, etc. Now, अब ये शेयर होल्डर उस डिविडेंड वारंट का क्या करेंगे? They will submit it जस्ट जैसे एक नॉर्मल चेक को हम बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं, सिमिलरली डिविडेंड वारंट भी शेयर होल्डर के पास आएगा और वो उसे बैंक में डिपॉजिट कर देंगे नॉर्मल चेक की तरह, और जो डिविडेंड का अमाउंट था जो उस डिविडेंड वारंट पर मेंशन्ड होगा वो कंपनी के अकाउंट से ट्रांसफर हो जाएगा शेयर होल्डर के पास। बहुत सिंपल फंडा है। नाउ द प्रॉब्लम अराइजेस व्हेन दिस डिविडेंड वारंट व्हिच वाज इशूड बाय द कंपनी इट गेट्स लॉस्ट इन ट्रांजिट, यानी कि इन्होंने अपनी तरफ से इशू करा मगर यहां तक पहुंच नहीं पाया, बीच में कहीं पर वो लॉस्ट हो गया, खो गया। नाउ अब इन तक पहुंचा नहीं तो शेयर होल्डर यानी कि जो इन्वेस्टर है उन्होंने कंपनी को बोला कि एक और डिविडेंड वारंट यानी कि डुप्लीकेट डिविडेंड वारंट इशू कर दीजिए। कंपनी रेडी हो गई टू इशू अ डुप्लीकेट डिविडेंड वारंट प्रोवाइडेड द शेयर होल्डर फिल्स एन इंडेमनिटी बॉन्ड। कंपनी ने एक शर्त रखी कि ठीक है हम आपको डुप्लीकेट डिविडेंड वारंट इशू करेंगे, बट बिफोर दैट यू मस्ट फिल इन एन इंडेमनिटी बॉन्ड। क्या है इंडेमनिटी बॉन्ड, क्या उसमें लिखने को बोला गया? वो कुछ ऐसा था। यहां पर कंपनी चाह रही है कि शेयर होल्डर ये लिख के दे कि आई विल इंडेमनीफाई एबीसी लिमिटेड फ्रॉम एनी लॉस विच में अकर टू एबीसी लिमिटेड ड्यू टू मिसयूज ऑफ डिविडेंड वारंट बाय मी, यानी खुद को भी इंक्लूड करा है। ये खुद अगर मिसयूज करते हैं ओरिजिनल डिविडेंड वारंट का तो ये कंपनी को रीइंबर्स करेंगे, या फिर कोई थर्ड पर्सन के पास के हाथ अगर वो लग जाता है। क्या? ओरिजिनल डिविडेंड वारंट जो फिलहाल खोया है, डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, राइट? तो वो खोई हुई चीज मिल भी सकती है। अगर इनको मिल जाए और ये डुप्लीकेट डिविडेंड वारंट से भी पैसे निकलवा लें और ओरिजिनल वाला भी बैंक में लगा दें, डबल प्रॉफिट हो जाएगा, इनको डबल डिविडेंड देना पड़ेगा यानी कि लॉस है। सिमिलरली किसी थर्ड पर्सन को मिल जाए तो वो भी उसका मिसयूज कर सकता है। दोनों ही कंडीशंस में जो कंपनी होगी उसको रीइंबर्स करेंगे यानी उसके लॉस को इंडेमनीफाई करेगा ये शेयर होल्डर। ये बात इंडेमनिटी बॉन्ड के थ्रू कंपनी ने लिखवा ली। क्यों हमने डिस्कस करे दोनों एग्जांपल? ताकि अब हम डेफिनेशन आपको क्लियर कर दें। So with this discussion, we arrive at the definition of contract of indemnity. That is, it is a contract by which one party promises to save the other party from loss caused to him by the conduct of the promisor himself or by the conduct of any other person. Promisor himself वाला एग्जाम्पल था एग्जाम्पल नंबर 2, जहां पर शेयर होल्डर ने खुद को भी इंक्लूड करा था कि अगर मैं ही क्यों ना अगर मिसयूज करूं आपके ओरिजिनल डिविडेंड वारंट का तो मैं लायबल हूंगा आपको इंडेमनीफाई करने के लिए।
एग्जाम्पल नंबर 2 में हमने देखा, और 1 में हमने देखा इंश्योरेंस कंपनी। एक्सीडेंट तो किसी भी गाड़ी के साथ हो सकता है, राइट। इंश्योरेंस कंपनी यानी कि थर्ड पर्सन के थ्रू करे गए लॉस को भी यहां पर इंश्योर कर रही है। पर्पस क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का? प्रोटेक्ट द promisee against the anticipated loss. Anticipated means something which has not yet happened but which may happen in the future. ये हम पहले डिस्कस कर चुके। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज अ टिपिकल कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि डिपेंडेंट है किसी इवेंट पर। और इंश्योरेंस का या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एनफोर्स तभी करा जाएगा जब एक्चुअल में लॉस टेक्स प्लेस। किसका लॉस? द लॉस ऑफ द इंडेमनिफाइड और इंडेमनिटी होल्डर और प्रोमिसी। Talking about the modes of creation of contract of indemnity, it can be expressed and implied, just like normal contracts. Expressed is when the contract of indemnity is made through words, either spoken or written. Implied कैसे होता है, इस पर थोड़ा फोकस करते हैं। Implied contract of indemnity can arise due to दो conditions हैं। First, relation between the parties. By default ये माना जाता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है। अगर एम्प्लॉय को कोई नुकसान हुआ, कोई लॉस हुआ ऑफिशियल ड्यूटी परफॉर्म करते वक्त, तो एम्प्लॉयर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। सेम गोज विद प्रिंसिपल एंड एजेंट, व्हिच वी विल बी स्टडीइंग इन द सब्सिक्वेंट लेक्चर्स व्हेन वी कवर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। तो फर्स्ट इज रिलेशन बिटवीन द पार्टीज से भी इंप्लाइड हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। और सेकंड इज देयर आर सर्टेन स्टैट्यूट्स, यानी कि कुछ ऐसे लॉ होते हैं जहां पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी बाय डिफॉल्ट प्रेजेंट माना जाता है अमंग्स द पार्टीज। फॉर एग्जांपल Partnership Act. All the partners are in a contract of indemnity with each other because साथ में बिजनेस कर रहे हैं, प्रॉफिट जो हो रहा है आपस में शेयर कर रहे हैं। सिमिलरली अगर किसी पार्टनर का लॉस हो रहा है, इंडिविजुअल लॉस, while performing the official duties of the partnership, then that loss would be divided equally amongst all the partners. वो indemnify करेंगे एक दूसरे के लॉस को और उसको आपस में शेयर करेंगे। The parties to contract of indemnity, we have already read indemnifier और second party है indemnity holder, जिसको indemnified भी बोलते हैं। कौन था indemnifier? अगर आप याद हो तो वो पार्टी जिसने प्रॉमिस करा था लॉस को कंपनसेट करने का सामने वाली पार्टी का, और प्रॉमिस करा है तो ये हमेशा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के अंदर indemnifier is always the promiser. Moving on to indemnity holder. This is the party who is protected against the loss. इनको प्रोटेक्शन मिली है होने वाले लॉस से, इनको वो प्रॉमिस किया गया है, तो यानी कि ये हो गए प्रॉमिसी। Just the way we studied the essential elements of a valid contract, we will now look at the essential elements of contract of indemnity. Point number 1, वो सारे points जो 10 पॉइंट थे करीब, जो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एसेंशियल थे, वो सारे यहां पर भी एप्लीकेबल हैं। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, जैसे वहां पर सब्जेक्ट मैटर को बोला गया था अनलॉफुल नहीं होना चाहिए, सिमिलरली एनी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी द ऑब्जेक्ट ऑफ विच इज अनलॉफुल विल ऑटोमेटिकली बी void. This contract can be expressed and implied, हमने अभी अभी देखा। एक प्रॉमिस का होना बहुत जरूरी है by one party यानी कि indemnifier to save the other party यानी कि indemnity holder from any loss। सारा जो बेसिस है इस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का, that is that promise to indemnify। Now लॉस जो हो रहा है इंडेमनिफाइड का, जिसको यहां पर कवर करा जा रहा है, वो किस वजह से हो सकता है? बाय द एक्शन ऑफ द प्रोमिसर हिमसेल्फ, याद रखिएगा शेयर होल्डर वाला एग्जांपल, बाय द एक्शन ऑफ थर्ड पार्टी, इंश्योरेंस वाला एग्जांपल,
और बाय एनी एक्ट नॉट इन द कंट्रोल ऑफ एनी पार्टी। इसके अंदर एक्ट ऑफ गॉड भी इंक्लूड किया जा सकता है। इंडेमनिटी होल्डर के राइट्स हम यहां पर देखेंगे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कहीं पर भी एक्सप्रेसली राइट्स ऑफ इंडेमनीफायर नहीं दिए गए हैं, वहां पर राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर आर डेफिनेटली गिवन। क्या क्या राइट्स हैं उस बंदे के जिसने इंश्योरेंस करा रखा है? फर्स्ट, राइट टू रिकवर डैमेजेस, ऑब्वियसली। सेकंड, अगर इंश्योरेंस कंपनी या इंडेमनीफायर आसानी से डैमेजेस देने के लिए रेडी नहीं हो रहा और इंडेमनीफाइड को लीगल असिस्टेंस लेनी पड़ रही है, तो लीगल कॉस्ट देनी पड़ रही है फॉर ऑफ एडजुडिकेशन। कोर्ट के लिए जो लीगल फीस है वो भी वो रिकवर कर सकता है इंडेमनीफायर से, क्योंकि उसी की वजह से हुआ। और प्लस इन दोनों के अलावा एनी रिलेटेड सम्स ऑफ मनी जो इस डैमेज के चक्कर में या इस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी की वजह से इंडेमनीफाइड को बियर करना पड़ा, वो भी वो क्लेम कर सकते हैं। लास्ट थिंग इज इंडेमनीफायर की लायबिलिटी कब अराइज होगी, यानी कि जिसने प्रॉमिस करा है टू मेक गुड द लॉस, उसकी लायबिलिटी कब अराइज होगी? द लायबिलिटी ऑफ द इंडेमनीफायर कमेंसेस एज सून एज द लायबिलिटी ऑफ इंडेमनिटी होल्डर बिकम्स एब्सोल्यूट। यानी कि जैसे ही इंडेमनिटी होल्डर का लॉस हुआ, यानी कि उसकी लायबिलिटी अराइज हुई, एट द वेरी मोमेंट लायबिलिटी ऑफ द इंडेमनीफायर आल्सो कमेंसेस। इट इज नॉट दैट अभी आपका गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ तो कंपनी वाले ये लीगली नहीं बोल सकते कि ठीक है अभी आप अपनी कार का रिपेयर करा लीजिए, बिल सबमिट करिए, हम बाद में आपको रीइंबर्स कर देंगे। रीइंबर्समेंट इज नॉट हमेशा के लिए ये कोई फॉर ऑलवेज इट इज नॉट अ लीगल सॉल्यूशन दैट आप पहले जो इंडेमनिटी होल्डर है, इंश्योरेंस करा भी रखा है, गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, पहले वो रिपेयर कराएगा, हम उसके खर्चे को रीइंबर्स कर देंगे। नो, indemnity is not always in the form of reimbursement, right? It is the primary responsibility of the indemnifier कि वो ये नहीं बोल सकते लीगली कि हम आपको रीइंबर्स करेंगे। प्राइमरी लायबिलिटी उनकी भी बन जाएगी एट द वेरी मोमेंट जैसे ही इंडेमनिटी होल्डर की लायबिलिटी स्टार्ट होती है, उसका लॉस होता है। So that was about the contract of indemnity. I hope सबको क्लियर हो गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे मूव ऑन करेंगे। इंडेमनिटी के बाद कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी हम पढ़ेंगे, बेलमेंट आएगा, राइट? वी विल जस्ट प्रोसीड विद द स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। होप ऑल ऑफ यू आर गेटिंग द हैंग ऑफ इट, समझ में आ रहा है अच्छे से। आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। टिल द टाइम वी मीट अगेन, इट्स मी अमित शर्मा साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।